बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी जनाब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और मंडे का दिन है जी, और आप मंडे को नई एनर्जी के साथ तैयार होंगे, क्योंकि सर्दियों के अंदर सुबह सुबह फॉग के अंदर घर से निकलना, काम पे जाना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस मौसम में जो घर से एक दफ़ा निकल जाए बस ठीक है, आप मुजाहिद हैं, आप सही काम कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली वेदर जब चेंज हो रहा होता है तो बहुत सारे लोगों को वायरल्स और इस तरह के इम्कानात भी आजकल नज़र आ रहे हैं। सो बी सेफ़, अपना ख्याल रखें, अपने वेदर को भी इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ एहतियात भी ज़रूर करें। उम्मीद करते जी वीकेंड आपका ठीक गुजरा होगा। वीकेंड पे आप मेरी तरह बिल्कुल बेखबर नहीं होंगे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि हम रोज़ खबरें कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि जी क्या चल रहा है। कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न आया होगा तो एक आधी ऐसी चीज़ होगी जो हमें पता होगी, और वो कुछ फ़िलहाल धमकी आई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो हुकूमती इत्तेहादी है हुकूमत को, कि हम आपको डरा रहे हैं, आप डर जाएं। क्योंकि ये जो लव हेट रिलेशनशिप है ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, ये पता नहीं कई सालों पे मुहित है। कभी साथ होते हैं, कभी इतनी गर्म जोशी के साथ एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर एकदम से कुछ होता है और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं, वो इंटरनेट पे तनकीद करते हैं या किसी और चीज़ पे तनकीद करते हैं, और फिर कोई शाजिया मरी साहिबा ख़वातीन होती हैं, वो भी आती हैं, वो भी कहती हैं कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा। फिर कोई नबील कबोल साहब वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं जी ये बड़े बेवफाई इनकी गुड़ती में है, ये बेवफाई कर देते हैं नून लीग वाले। तो ये सारा कुछ चल रहा है, इस पे हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। उसके साथ साथ इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जी 190 मिलियन पाउंड जो केस का रेफरेंस का फ़ैसला है वो फिर मौखर हो गया है। तकरीबन 100 से ज़ायद समातें हुई हैं, 35 गवान पर जरा हुई है। साबिक वज़ीर आज़म पर जी बरतानिया से भेजे 50 अरब को कानूनी हैसियत देने के एवज़ अराजी लेने का इल्ज़ाम है। और इस हवाले से हम तज्ज़े लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? धुंध तो बड़ी गहरी होगी आपके यहाँ। जी इम्तियाज़ गुल साहब, आज ज़रा धुंध कदरे बेहतर थी क्योंकि बारिश हुई थी, वरना यहाँ पे हालात वाक़यात कुछ ऐसे ही हैं। आई होप इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है और वेदर सही है, काबिल बर्दाश्त ही है। बस गुजारा हो रहा है जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा गुल साहब, ये मैंने अभी आगाज़ जो किया ना, दो के हमारे पास खबरें वही की वही होती हैं, लेकिन ये मैं लव हेट रिलेशनशिप जिसकी बात कर रही थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, ये बड़े सालों से, और आप तो माशाल्लाह इतने अरसे से इन सबको देख रहे हैं। क्या समझते हैं जो आए रोज़ एतराज़ात उठते हैं, कभी साथ देते हैं, कभी साथ या एतमाद में ना लेने पर नाराज़गी का इजहार करते हैं? देखिए जी, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो बिज़नेस डील्स होती हैं इनकी, कभी एनआरओ के तहत बिज़नेस डील होती है, कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, कभी पीडीएम के साए में। तो इसमें इन्होंने एक टंकी तमाशा एक लगाया हुआ है, दो बड़ी जमातों ने हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ मिल के, और हम आप तबसरों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि ये कोई उसूलों की बुनियाद पे कायम शुदा इत्तेहाद नहीं है, चाहे पीडीएम 1 है या पीडीएम 2 है, बल्कि इनकी अपनी अपनी कुछ मजबूरियां थी, मसलहतें थी, ज़्यादा आप मसलहत कह लें। और जब मसलहत की बात आती है तो यानी फिर समझे कि मुनाफ़क़त का राज है हमारे पाकिस्तान में। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अधूरे सेनेट के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारत भी हासिल कर ली, 2 गवर्नर भी हासिल कर लिए, कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटियों के कई कमेटियों के सरबराहान भी पीपल्स पार्टी से हैं, लोगों को नौकरियां भी दिलवा रहे हैं मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों में। असल मसला ये है कि ये पीपल्स पार्टी बड़े खामोशी के साथ जहाँ जहाँ मुमकिन होता है अपने लोगों को नौकरियां दिलवाती है, अपनी मर्ज़ी के काम कर रही है। लेकिन आपने सुना होगा कि जनाब पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट कॉलेज जो है उसके एग्जीक्यूटिव की तैनाती का मसला भी अदालत की वजह से अटका हुआ है। मुराद अली शाह ने धमकी भी दे दी है। फिर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी कोई नई कंपनी कोई इदारा बनाया तो उस पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया है। तो दोनों जमातें अपने अपने मतलब के और मसलहत के तहत कामों में मसरूफ़ हैं
और उसकी वजह से ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन कभी बिलावल गरजते हैं, कभी शाज़िया मरी ने 2 दिन पहले बयान दिया कि हमने साथ छोड़ दिया तो हुकूमत गिर जाएगी। ज़ाहिर है इसमें तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। यानी जो सबसे कम सीटों वाली जमात है उसकी हुकूमत कायम हुई है और बैसाखियाँ उसके पास जो है पीपल्स पार्टी की हैं और मौलाना साहब की हैं। तो उसमें मेरा ख़्याल है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीद शायद इनको ये थी पीपल्स पार्टी को कि किसी मौके पे ये हालात इस तरह से बनाएंगे कि शहबाज शरीफ स्टेप बैक कर लें और बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएं, क्योंकि उनके वालिद की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मैं ऐवान सदर में हूँ, बेटा वज़ीर आज़म हाउस में आ जाए, बेटी हो सकता है फिर चीफ मिनिस्टर सिंध बन जाए। तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं लोगों की और हम बस तमाशा देख रहे हैं। गुल साहब इतनी छोटी ख्वाहिशात तो नहीं है लेकिन ये ख्वाहिशात जो उनकी हैं, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून, जैसे आपने भी खुद भी बात की कि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर भी बड़ा जो कह लें एक था कि उनको वो इख्तियारात मिलेंगे या उनको वो स्पेस दी जाएगी पंजाब के अंदर जो उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से भी आप पीपल्स पार्टी बहुत खुलकर तनकीद करी है या नहीं? आपने जैसे आगाज़ में कहा था कि ये बहुत पुराना स्क्रिप्ट है जो रिपीट हो रहा है। ये पुराना स्क्रिप्ट है जी। अब बहुत ही कोई बेवकूफ़ होगा जो अपने टेरिटरी में किसी दुश्मन को स्पेस बनाने का मौका फराहम करेगा। यानी पीपल्स पार्टी वाले किस किस्म का स्पेस चाहते हैं ऐसे सूबे में जहाँ से उनकी काफ़ी सारी अक्सरियत का सफाया हो चुका है। वो अब पीपल्स पार्टी कोई पंजाब की या खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी तो नहीं रही है, बल्कि पंजाब सिंध तक वो महदूद हैं। बलूचिस्तान में भी आपको मालूम है कौन पार्टी बनाता है, कौन हुकूमत बनाता है, कौन हुकूमत गिराता है। तो उसमें तो ये वो फसली बटेरे होते हैं, जिस तरफ एक छड़ी लहरा दी जाती है लोग उधर चले जाते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। छड़ी वो लहरा दें तो वो मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी हो जाता है 2-4 सीटों के साथ। तो असल तो है कि जमात इस वक्त सिंध की है। सिंध में भी मुझे 100% यकीन है कि अगर मुनसिफाना इंतखाबात हो जाएं तो ना फिर आपको पीपल्स पार्टी नज़र आएगी, ना फिर आपको MQM नज़र आएगी। जिस तरह के हालात हैं वहाँ पानी का मसला देख लें सिंध में, कराची में, अब सिंध नहीं क्योंकि बाकी सिंध में तो बहुत ही बुरे हालात हैं, लोग गुलामों की सी ज़िंदगी बसर करते हैं जो उनके पैसों पे पल रहे हैं। माशाल्लाह हमारे MNA MPA जिनका उन इलाकों से ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर ये लोग वाकई मुखलिस होते, देखें ज़ाती ज़िंदगी इनकी जैसी भी है, लेकिन मैं बहुत बहैसियत पाकिस्तानी बहुत खुश हूँगा जब ये तमाम लोग अपनी जो फाइनेंशियल एम्बिशंस हैं, यानी आपकी माली ख्वाहिशात जो हैं, असासे जमा करने की ख्वाहिश, इसको कैप कर दें जब तक ये इसी हुकूमत में है, जब तक ये असम्बली में है। और जो इनके तरक्याती फ़ंड्स मिलते हैं वाकई उसको 80-90% खर्च करें जहाँ पे उसने खर्च होना है, बजाय इसके कि सिर्फ 15-20% खर्च होता है, बाकी चंद जेबों में चला जाता है। हर जगह पे ये हाल है, चाहे वो बलूचिस्तान आप देख लें, चाहे पंजाब देख लें। सिंध में तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। आपने पिछले दिनों स्कूल की वीडियोस भी देखी होंगी। यहाँ स्कूल की बिल्डिंग्स, बेंच भी पड़े हुए हैं, डेस्क भी पड़े हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं है, ना टीचर है। तो वो ये स्क्रिप्ट पुराना है। 2 जमातें हैं, एक दूसरे से बाहम दस्तक गिरबान रही हैं गुज़श्ता 25-30 बरसों से। वक्ती तौर पे एक बिज़नेस डील कर लेते हैं उसके तहत, क्योंकि वो बिज़नेस डील भी ख़ुद को मज़ीद तवाना करने का एक मौका होता है। अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपने ब्यूरोक्रेसी में फिर ठेके लेने होते हैं, स्कीमें लेनी होती हैं। तो वो सिलसिला चला हुआ है, इस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। 2 जमातों का जिक्र करें इम्तियाज़ गुल साहब, एक तीसरी जमात भी है तहरीक इंसाफ, जिसके साथ हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है। 31 जनवरी तक की डेडलाइन है। मुज़ाकरात में मुतालबा जो हैं, आपको हम 2 मेजर मुतालबा जिनका हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, आपको लगता है हुकूमत के लिए वो एक्सेप्टेबल है तहरीक इंसाफ के मुतालबात को मानना? और अगर मानते हैं या नहीं मानते, दोनों सूरतों में आप इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत की तो ऐसा कोई हैसियत नहीं है, न ही इनका इख्तियार है। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी पहले ही
वाज़े कर चुके हैं। जब उनसे 2-4 सवाल पूछे गए, तीखे सवाल, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे वो सवाल पूछें जिसका हम जवाब दे सकते हैं, जिसकी हमारी कैपेसिटी है या अहलियत है। तो उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया था कि माफ़ कीजिएगा, उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया कि उन्हें बस बता दिया गया, एक बिसात बिछा दी गई है, मुज़ाकरात का खेल शुरू हो गया है, लेकिन असल मुज़ाकरात तो कहीं और हो रहे हैं। क्योंकि इस हुकूमत को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं ठहर सकती अगर इनमें से एक फ़रीक हट जाता है, बल्कि बड़ा फ़रीक अगर अपना हाथ उठा ले तो ये हुकूमत कायम नहीं रहेगी। लिहाजा मुज़ाकरात की कामयाबी का तमाम दारो मदार अगले 2-3 दिनों में कुछ आपने सुना होगा कि वो जो, बल्कि आप ही ने ज़िक्र किया कि 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो मुअख्खर हो गया है। तो ये तो मेरे ख्याल बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि क्यों मुअख्खर हो गया है। दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम, पसे पर्दा बातचीत कोई शायद चल रही है और उसमें फिर कोशिश कर रहे हैं कि कोई बार्गेन करें, समझौता करें, इन केसों को इस्तेमाल करें। और बड़ी सीधी सी बात है कि इमरान खान ने जेल काटी है, काट रहे हैं, एक तनहा वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड है। वो ऐसा शख्स, ऐसा कैदी है कि जिसकी मैं समझता हूँ ये मुख्तलिफ जो हमारे एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनके ज़रिए बार बार पैगाम रसानी ये हो रही है कि आप कोई समझौता कर लें, कुछ अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा कर लें ताकि मामलात आगे बढ़ें। राजा परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी कुछ ऐसी बात की, राना सनाउल्लाह ने भी ये बात की है। तो इसका लुब्बे लुबाब ये है कि अगर एक शख्स इस कदर मकबूल है, आप माने ना माने, अभी भी कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो और वो भी अगर उसको रिज़र्व नशिस्तें मिल जाती हैं तो उस तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। सो जब तक उस जमात के साथ उसके बुनियादी इश्यूज़ पे अगर बात नहीं होती, यानी रिज़र्व नशिस्तों का हिस्सा है, का मसला है, वोटों में जो बेमिसाल शानदार तारीख़ी धांधली की गई थी, फार्म 45 के नताइज को फार्म 47 में जिस तरह तब्दील किया गया था, ये एक धब्बा है, ये हटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही वसी पैमाने पे ये काम हुआ था। लोगों को कहा गया कि आप फिक्र ना करें, बेशक आप इधर हार गए, कल आप रात को जब ऐलान होगा तो आप जीते होंगे। तो पसे पर्दा बातचीत कुछ और चल रही है। अलबत्ता एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान इंतखाबी नताइज, अपने सियासी वर्कर्स और दूसरे साथियों के ख़िलाफ़ बोगस केस और जो गिरफ़्तार हैं इस वक्त लोग, उन पे कोई समझौता वो करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ हो या बानी PTI हो, किसी तौर भी उन मुतालबात पर समझौता नहीं करेंगे जिसके बेस के ऊपर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी कुछ क्रिकेट की बात कर लेंगे। आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच जारी है और गुज़िश्ता रोज़ जी पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ केप टाउन में जारी जो दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। जी इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने पहले टेस्ट मैच से सीखनी थी, क्या हमने वो सीखी? ज़िशान राना हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच ज़िशान कि आप तशरीफ़ लाए। आपने तो मैच फॉलो किया होगा, मैंने तो सुबह सुबह उठ के क्रिकेट फॉर इन चीज़ों से अपडेट ली और थोड़ा बहुत देखा। ज़रा हमें बताएं सूरत हाल आपने क्या ऑब्जर्व की? फर्स्ट ऑफ ऑल योर सोर्स इज करेक्ट, क्रिकेट इज अ गुड सोर्स इफ यू वांट टू हैव द हाइलाइट्स। देखिए पाकिस्तान को जो फॉलोन हुआ ना, पाकिस्तान इस मैच में भी जब हम गए हैं तो हम लोग एक स्पिनर लेस गए थे। आप जब उनकी अवे कंडीशंस को चेक करते हैं, दे ऑप्टेड फॉर अ स्पिनर, लेफ्ट आर्म केशव महाराज को उन्होंने टीम में डाला और वो कहते हैं हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज। उसमें
लास्ट मैच में उन्होंने बॉश, उनका एक लड़का था ऑलराउंडर, ही बॉल्स एट 140+ और ही इज़ अ वेरी हैंडी बैटर एज वेल, उसको उन्होंने ड्रॉप किया, उन्होंने केप टाउन के लिए ये वाली टीम सेलेक्ट की। पाकिस्तान ने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जिसने आपको इंग्लैंड की सीरीज़ जितवाई थी, एक को ड्रॉप कर दिया, और एक जो नुमान अली हैं द टॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको आप लेके गए, लेकिन आपने सिर्फ उनको साउथ अफ्रीका की सफारी करवाई। यू डिडंट सेलेक्ट हिम फॉर द टीम, सो यू वेंट इन 1 बॉलर लेस, 1 विकेट टेकिंग ऑप्शन लेस। लास्ट टेस्ट मैच को अगर हम थोड़ा सा रिकैप कर लें, फर्स्ट टेस्ट मैच को, वी शुड हैव वॉन दैट टेस्ट मैच, बिकॉज ऐसे मौके बार बार आपकी हिस्ट्री में नहीं आएंगे कि आपने 98 पे उनके 8 विकेट्स ले ली थी। अब जब स्पिनर आता है ना, तो जब भी आप देखेंगे ये सीना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, ये स्पिनर्स के खिलाफ इतने अच्छे नहीं है। तो टेल एंड आए तो उनको 53 रन चाहिए थे लास्ट 2 विकेट्स पे, एंड वी लेट देम मेक दो रन्स। तो उसकी वजह से हम इस मैच में भी जब गए तो हमने एक आमिर जमाल गलत सिलेक्शन की, एक इनिंग साउथ अफ्रीका खेला है, 110 रन उसने खाए। आपकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 4 बॉलर्स ने बॉलिंग के स्कोर्स के इन टर्म्स में सेंचुरी खाई। पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स आई, शान मसूद couldn't score well, बाबर एंड रिजवान वर द ओनली रेजिस्टेंस। और आप अगर आप इनका रन रेट चेक करेंगे ना, तो साउथ अफ्रीका ने 5.2 के रन रेट से स्कोर किया 614। द मैच द मैमथ टोटल, उस टोटल के अगेंस्ट रन रेट आप उनका देखें 5.24 पे उनका रन रेट था साउथ अफ्रीका का, विच इज़ द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ 600 रन्स। पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में रिस्पॉन्स ली 3.2 के रन रेट से, फॉलो ऑन हो गया। फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट फ्रॉम साउथ एशियन कंडीशंस जिसने के ओपनिंग स्टैंड 200+ का दिया, और फॉलो ऑन के बाद 200+ के स्टैंड लेना, आई थिंक द ओनली टीम। जब पाकिस्तान आपको तो पाकिस्तान रिकॉर्ड्स बनाता भी है और तो वैसे शानदार तरीके से बनाता है। एग्जैक्टली। सो व्हाट हैपेंड टू देम ओवरनाइट, ये सेम डे, मुझे नहीं समझ आई। बाबर आजम वेलकम बैक टू फॉर्म, बैक टू बैक 50s इन द सेम डे। द ओनली ऑप्शन अब पाकिस्तान के पास जो है वो यही है कि अगर हम 213 रन के ऊपर अब इस मैच को एज ए 1 डे खेलें, बिकॉज इफ़ वी विल टेक दिस मैच इन 10 ओवर्स चंक, आप अपने को टारगेट सेट करें कि हमने 2 और पार्टनरशिप्स लगानी है। इस पिच पे इतना स्क्वायर टर्न हो रहा है, अरमला इतना स्क्वायर टर्न हो रहा है, तो अगर केशव महाराज स्पिन कर रहा था तो नुमान अली होता तो यहाँ पर क्या करता। लकीली अगर पाकिस्तान इन लोगों की लीड ख़त्म कर लेता है, एंड आई डोंट नो, बिकॉज होता ये कि जब लंबी पार्टनरशिप लगती है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट इनकमिंग बैटर होता है ना, उसका लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है। लोग भी आपके समझते हो कि जब भी आता है नेगेटिव बात करके चला जाता है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आई एम अ रियलिस्ट, मैं आइडियलिज्म में नहीं रहता। तो पाकिस्तान के पास द ओनली चांस इज इफ शान मसूद मेक्स अ गुड 100, मे बी अ डबल 100, बिकॉज शान को इस वक्त बॉल ना फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, एंड इफ ही कैरीज ऑन विद द मोमेंटम एंड सलमान आगा एंड सऊद शकील गिव हिम सम सपोर्ट, इस वक्त आपकी स्टार्क डिफरेंस है 4.6 का आपका रन रेट है, फर्स्ट इनिंग में 3.34 का रन रेट था। अगर हम इसी मोमेंटम को लेके चलते हैं तो आई थिंक कि पाकिस्तान टेस्ट मैच की ब्यूटी ये है कि अगर आप उसको सेव भी कर रहे हैं ना, यू बी इंटरेस्टेड, बट वी हैव टू बैट एटलीस्ट 4 सेशंस। आज के दिन आप खेलें, कल का फर्स्ट सेशन आप हाफ सेशन खेलें एंड देन गो ऑल आउट, बिकॉज 5th डे पे दिस पिच विल बी अ रैक टर्नर, वहाँ पर स्पिन बहुत हो रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव साइम अयूब, you only have one spinner option part time, that is Salman Agha. तो देखते हैं भी क्या बनता है, लेकिन it's going to be interesting if we happen to overcome this deficit and ये थोड़ा सा आइडियलिज्म वाली बात हो जाएगी, 100 रन प्लस कर रहे हैं तो यू माइट हैव अ मैच एट हैंड एक्चुअली। अच्छा, ये आइडियलिज्म की जहाँ बात करें तो क्या आपने अभी खुद भी बात की कि हम अनफॉर्चुनेटली उस जगह पे या उस पॉइंट पे आके रिकॉर्ड्स बनाते हैं जिस पे हमें ज़रूरत शायद उस वक्त पर टाइमिंग नहीं होती है, हम शायद इसको फॉर गुड रीज़न कुछ और भी डिस्कस करते हैं, बट स्टिल ज़ीशान, डू यू थिंक कि हमारे यहाँ जो अभी आपने नुमान अली को इंक्लूड ना करने की एक बात की है, हमने उनको ट्रैवल कराया लेकिन हमने इनको इंक्लूड नहीं किया, ये जो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस है, राइट लोगों को मौका देना है, डू यू थिंक कि ये कैप्टन की जिम्मेदारी है और या फिर मैनेजमेंट या जो भी कोचेस हैं उन वो, अगर हम इस स्टूडियो की प्रेमिसेस में बैठ के चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो वो तो ऑन ग्राउंड है, उनको तो कंडीशंस का आइडिया है। एक्चुअली ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, जब आपको अथॉरिटी मिलती है ना तो आपके इर्द गिर्द लोगों का ऐसा एक क्लाउड बन जाता है, वो कहते हैं सर व्हाट एवर यू आर डूइंग इज़ एक्सीलेंट। पीसीबी की हिस्ट्री है कि वो एवरी क्वार्टर एवरी हाफ ऑफ द ईयर के लिए जो है ना एक फ्लेवर ऑफ द क्वार्टर, फ्लेवर ऑफ द यू नो मिड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। आजकल आकिब जावेद हैं, आकिब ने जब आए तो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, 2 स्पिनर्स ले आए, अजहर महमूद को नज़र नहीं आया, आकिब को नज़र आ गए, फास्ट बॉलर अजहर महमूद को नज़र नहीं आया, आकिब को नज़र आ गया। अब वही आकिब है, उसको ये स्पिनर्स नज़र नहीं आ रहे,
सो कैप्टन तो इस करंट स्कीम ऑफ थिंग्स में ही हैज़ नो कंट्रोल. अगर इफ समवन एल्स वुड हैव बीन द कैप्टन, वो कहता है यार मैं कैप्टनसी नहीं करता इफ़ आई कांट प्ले द पीपल 11 दैट आई वांट टू बी प्लेड इन. कैप्टन ने एक प्लेयर को बैक किया, उसका नाम है आमिर जमाल. आई थिंक दैट वाज अ लॉस्ट कॉज बिकॉज आमिर जमाल हार्डली बॉल्स एट 128 क्लिक्स और बैटिंग जो है उसकी एवरेज 24 की है. और मतलब साउथ अफ्रीका की जो है ना में जो ऑलराउंडर्स कामयाब होते हैं, दे आर द लाइक्स ऑफ याक एलिस, शॉन पॉलक, और शायद पाकिस्तान से अजहर महमूद व्हेन ही यूज्ड टू प्ले, वो एक अच्छा ऑलराउंडर था. ऑलराउंडर को ये नहीं होता कि उसने एक मैच में से विकेट से नहीं अगले मैच में स्कोर करना है. ही इज़ एन ऑलराउंडर. और टेस्ट मैचेस में ऑलराउंडर्स की अब स्लॉट्स नहीं रह गए. इधर यू प्ले विद 6 स्पेशलिस्ट बैटर्स और बॉलर्स, 5 बॉलर्स. शान मसूद का ये जो मसला ये है कि वो ना तो ही लैक्स द किलर इंस्टिंक्ट टू बी ऑनेस्ट. आप बांग्लादेश सीरीज से स्टार्ट कर लें, 26 पे 6 आउट है बांग्लादेश के, यू लेट देम मेक 300 रन्स, ठीक है ना. अभी लास्ट मैच में यू ऑलरेडी हैड देम ऑफ द स्क्रफ बट देन अगेन यू लॉस्ट द इनिशिएटिव. तो शान नीड्स टू अंडरस्टैंड टेस्ट मैच में यू कैन नेवर सेव द मैच, यू ओनली गो फॉर द विकेट्स. आप फील्ड को स्प्रेड कर लेंगे और उनको स्कोर्स मिल करने देंगे तो चाहे 10th नंबर का बैटर होगा वो स्कोर करेगा. एक आपको बात बताऊँ, साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर ने अराउंड 390 रन किए. उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट था तब 65, 68, 69. और यहाँ पर लास्ट 4 बैटर्स ने 100+ के स्ट्राइक रेट से 205 रन स्कोर किए. तो ये अब बताता है कि आपके बॉलर्स में ना तो यॉर्कर की एबिलिटी है, टेल एंडर्स को आउट करने की एबिलिटी नहीं है. सो वंस यू डोंट नो, आप बॉल को ले तो गए अगले गोल पोस्ट में, यू नॉट जस्ट हिटिंग इट इनटू द नेट. तो वहाँ पर आप जो है लैक कर रहे हैं. वहाँ पर वी नीड टू नो व्हेन टू क्रॉस द रोप. ये शान की भी गलती है और वॉट एवर द टीम ऑपरेटर्स दैट इज गोइंग ऑन यू नो विद द टूर एज ए मैनेजमेंट, उनका ये मसला है कि दे आर स्टिल नॉट क्रॉसिंग द लाइन in terms of red ball cricket. That is a dilemma and we need to find some way out to get out of this mold. अच्छा, ये कैसे समवेयर हम कैसे इस चीज़ से बाहर निकलेंगे? बिकॉज एवरी सिंगल टाइम वेन एवर वी आर प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट, हम छोटे फॉर्मेट्स पे खेल रहे हैं, हम लंबे फॉर्मेट पे खेल रहे हैं. अब मुझे लगता है 50 1-day फॉर्मेट के अंदर वी आर डूइंग क्वाइट वेल. लेकिन जब हम T20 जिसमें हम टॉप की टीम रहे हैं और अब टेस्ट मैच जिसको हम प्लेट में रख के दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली या हम प्लेट में रख के मैचेस लोग को दे रहे हैं. कब हम ये चीज को रियलाइज करेंगे? एंड हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते बट एट द एंड ऑफ द डे वी रियली वांट कि हम एक चीज डिजर्व करते हैं, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द कैपेसिटी, बट वी आर अनएबल टू डू. उसकी वजह ये अरमला के ना ये नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से है ना हमें स्ट्रगल करना पड़ा. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम हियर, पाकिस्तान वाज अबाउट टू फ्लाई ओवर टू साउथ अफ्रीका. मैंने कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की थी, हालांकि स्पोर्ट्स में प्रेडिक्शन होती नहीं, इट्स ऑल ऑन स्टैट्स. पाकिस्तान इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ, आई डोंट नो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट ऑन द मीडिया, हम दुनिया की 3rd tier की टीम है मेंस क्रिकेट में. सो आई रिमेंबर आई टोल्ड यू 60-40 फॉर वाइट बॉल, 60 in favor of South Africa, 40 for Pakistan, yeah. And 70-30 in red ball, 30 for us, 70 for them. Why? दुनिया T20 में और टेस्ट क्रिकेट में ना आगे निकल गई है, मॉडर्न हो गई है. बट वनडे क्रिकेट जो है जो हो रही है, अनलेस अनटिल इट्स एन ICC टूर्नामेंट, इफ इट्स अ चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और वॉट एवर, उसके अलावा वनडे टीम्स में हर टीम बायलैटरल सीरीज में जो ना एक्सपेरिमेंटेशन करती है. तो वनडे का टेम्पलेट अभी इतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ, अभी 3-4 साल पहले पे स्टार्ट हुआ हुआ. एंड वी और टू एन एक्सटेंट हम 3 से 4 साल पीछे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से. तो हमने जो वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वनडे में. लेकिन टेस्ट मैच में जहाँ टेम्परामेंट आपका टेस्ट होता है, जहाँ आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है, जहाँ पर आपका 1 मिनट का भी लैप्स जो है ना वो आपको मैच कॉस्ट कर देता है, वहाँ पर हम लैक करते हैं. और वो हम लैक इसलिए करते हैं बिकॉज वी डोंट मेक द राइट चॉइसेस. पाकिस्तान की कंडीशन में आपकी और सिलेक्शन होती है, शॉर्ट सिलेक्शन डिफरेंट होती है. आप सीना कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपको शायद आई एम गोइंग लिटिल मोर टेक्निकल, आपका हॉरिजॉन्टल बैट बेहतर काउंट करता है, योर बैक फुट नीड्स टू बी स्टडी. आप जब देखते हैं ना एजेस लग रही हैं प्लेयर्स की, आप देखें तमाम कैचेस, इफ़ यू हैपन टू वॉच द हाईलाइट्स, 70% जो विकेट्स जो है ना वो गली में स्लिप में कैच होते हैं बिकॉज यू आर ड्रैगिंग योर बैक फुट, उसकी वजह से आपको मसला बढ़ता है. तो पाकिस्तान तक इन चीज़ को फिक्स नहीं करता और ज़्यादातर हमारे नॉन क्रिकेटिंग रीजन से जब हम लूज़ भी करते रहे. थोड़ी चीज़ों को बेहतर किया है, थोड़ी सर्जरी भी चेयरमैन साहब ने की है, लेकिन अभी और की ज़रूरत है. सर्जरी पता नहीं, मुझे लगता है मोटी में बैठे हुए कब से हमें मैंने सीजन लगा दी उन्होंने, अब देखें क्या होता है. हाँ, हमें तो समझ नहीं आ रहा. अच्छा जी, अब ये जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, डू यू थिंक कि हमारे जो इस वक्त ऑन ग्राउंड जाहिर टीम खेल रही है, सारी चीज़ें हैं, अभी भी चीज़ें हमारी फेवर में हैं, इट्स नॉट टू लेट
अभी हम थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके वी कैन जस्ट मैनेज आउट। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम इसमें जो स्ट्रैटेजीज, वो चीज़ें हम स्टूडियोज़ में बैठ के डिस्कस करें, दे माइट हैव थॉट अबाउट इट, उसको सोच रहे हैं कि हमने आज की जो अब मैच स्टार्ट होगा इसमें हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है? एक्चुअली ना जब हम स्टूडियो में बैठते हैं तो वी हैव आवर थिंकिंग हैट्स ऑन। जब हम मैच में जाते हैं ना, वंस यू नो द कैमरा इज ऑन, लाइट्स ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो वहाँ पर जाके जो है ना वी लूज़ द प्लॉट। अगर आपका मैच पे फोकस हो, इफ़ यू हैव टनल थिंकिंग कि यार मैंने इस सेशन को गुजारना, इसलिए मैंने कहा 10 ओवर्स पे फोकस करें, 10 ओवर्स को देखें, डोंट थिंक कि हमने 180 ओवर इस मैच के गुजारने हैं। तो आई थिंक वी कैन टर्न इट ऑन, लेकिन यू नेवर नो विद पाकिस्तान। ये शायद फर्स्ट अगर इन्हें हाफ एन आवर गुजार दिया विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट्स, वी माइट हैव अ मैच एट हैंड्स, बिकॉज इनका रन रेट अभी अच्छा जा रहा है, स्कोरिंग वेल। मेरा ख्याल है कि अगर हम बेसिक्स पे स्टिक करें तो शायद we might be in for a very good pleasant surprise. अच्छा, we hope कि I have a feeling early in the morning, although I'm not an early bird, but yes, I have a good feeling. You have a good feeling about it कि अच्छा नहीं, हमें शायद कोई अच्छा सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, टेम्परामेंट का भी आपने ज़ीशान जिक्र किया। टेस्ट मैच इज लाइक अ गेम ऑफ पेशेंस। आपका टेम्परामेंट, आपकी जो फिटनेस है, एवरीथिंग मैटर्स, बिकॉज शॉर्टर फॉर्मेट में तो हम T10 लीग्स भी अब खेल रहे हैं, T20 भी कर रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है। ये जो लॉन्गर फॉर्मेट्स का क्रिकेट है, इसमें जो फिटनेस लेवल्स आप देख रहे हो, अभी आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा जो हमारे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि हम स्ट्रगल सिर्फ फिटनेस में, टेम्परामेंट में करते हैं, या हमारा वो एक माइंडसेट भी अभी तक टेस्ट मैच को लेके उस तरह से डेवलप? देखिए, ये जो भी आपकी टीम है ना, ये आपके क्राउड में से गई हुई है। दे आर ऑल द पीपल फ्रॉम दिस वेरी क्राउड, जहाँ पर 12 सेकंड का आपका कंसंट्रेशन का स्पैन हो towards anything. Yeah. If you see anyone reading a book now, any sportsman right now, even in this day and age, मैं आपको guarantee कर सकता हूँ, I don't know whether he is a javelin thrower, a bowler, a batter or a footballer, successful होगा. This nation cannot sit at a place for 20 seconds with the same thing. तो इस पे आप क्या कह सकते हैं? T20 मैचेस के बाद अब इतने छोटे फॉर्मेट्स के आदी हो गए कि हम T10 लीग्स भी बहुत उस तरह से देख रहे होते हैं। सब T20 बोरिंग लगता है, तो इसलिए अगर आप कहना कि कौन से रीजंस हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो इन लोगों को ना किसी न किसी फिनिशिंग स्कूल में डालना चाहिए, जहाँ पर हमारे ऑफिसर जब ग्रेजुएट करते हैं ना, या हमारे आर्म फोर्सेस से या सिविल सर्विस गए तो थे ट्रेनिंग करने, वहाँ गए थे ना, वहाँ की ट्रेनिंग डिफरेंट थी। उन्होंने ट्रेनिंग थोड़ी पूरी कराई नहीं थी। अगर पूरी ट्रेनिंग कराया था तो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। काकूल गई थी पूरी टीम हमारी। काकूल इनको 6 महीने के लिए भेजना चाहिए। 6 महीने के लिए भेजें, बिल्कुल सही हो गया सारे। बाकी बात है कि फिटनेस की, अरमला आपको बताऊं, देखिए नॉर्मल डे में ना मेरे जैसे बंदा भी अगर कार्डियो करता है ना, तो दिन में 30 मिनट्स करता है। आई डोंट नीड टू डू दैट, जस्ट टू स्टे फिट आई डू इट। अगर मेरा पूरा प्रोफेशन उस पर बैंक करता हो, तो आई नीड टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन माई सेल्फ। आप वेट ट्रेनिंग होती है आपकी ऑफ सीजन में, क्रिकेट की वेट ट्रेनिंग ऑन सीजन नहीं होती। हु हैज़ टॉट देम कि आप बॉलिंग करके आएँ, 10 ओवर्स का स्पेल करें और सीधे जिम में चले जाएँ? आपको 24 आवर्स का टाइम वैसे रिकवर करने का चाहिए। मेरे ऐसे लेमैन को पता, तो जो लोग इनके साथ लगे हुए हैं उनको नहीं पता। हाउ कैन यू अफोर्ड टू हैव इंजरीज? आपका पूरा डॉक्टर्स का पैनल है। वो अब आपने एक अच्छा कोच रखो ना जिम में, तो ही वुड टेल यू यार डू दिस एंड डोंट डू दिस। इनको नहीं बताते होंगे, तो अब बिरयानियाँ निहारियाँ खाएंगे तो फिर पॉट्स पे कोई बाहर रहेंगे और आप अनफिट भी होंगे। That's so unfortunate. Thank you very much ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान राना हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। हमें पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका उस पर कॉमेंट देते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। कराची की बात करेंगे। आए रोज़ जी हम कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हैं, और ख़ुद भी मैं सुबह सुबह यही कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो दिन आए मेरी इस शो में जब मैं कराची के हवाले से कोई अच्छी खबरें, अच्छी बातें शेयर करूँ। कराची की जो कुशादा शाहराहों की बात की जाए, गुंजान आबाद इलाकों की बात की जाए, तो हादसात जो हैं, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंतज़ामिया की गफलत कह लें, उसकी अक्कासी करते हैं जो हादसात है। गुज़िश्ता रोज़ जी शहर कायद के इलाका जो फैसल कॉलोनी है, 5 साला बच्चा हुज़ैफ़ा मेन होल के अंदर गिरकर जान बाहक हो गया। और ये सानिया सिर्फ इंतज़ामिया की लापरवाही को बेनकाब नहीं करता, बल्कि इस बात को भी उजागर करता है कि शहर
भर में ऐसे कई वाक़यात, और 2024 की बात कर रही है, उससे पहले बात करें, ऐसे कई वाक़यात मीडिया चैनल्स पे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे बच्चे मेन होल्स के जो ढक्कन ना होने की वजह से इसके अंदर गिरते हैं, शहरी कितनी मुश्किलात का शिकार होते हैं। क्या हो रहा है जी ये कराची में, और कहाँ है इंतज़ामिया? क्यों ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल है वो हल करने से जो कह ले कासिर है इंतज़ामिया? मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, और उसके साथ साथ ताहा अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे, रहनुमा MQM पाकिस्तान, उनको खुशामदीद भी कहते हैं। दोनों को बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ताहा साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं मुजम्मिल से थोड़ी सी डिटेल्स ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे आपका कॉमेंट भी लेती हूँ। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रा इस वाक़े के हवाले से थोड़ा कंप्रीहेंशन के तौर पर बताएँ कि क्या चीज़ें हैं जो इस सारे वाक़े के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मेन होल्स के ढक्कन ना होने के हवाले से बात कर रहे हैं। अरमला, देखें, सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत की अदम दिलचस्पी, गफलत और लापरवाही का जो वाक़या सामने आया है, ये साल 9 का पहला वाक़या है जो गटर में एक मासूम बच्चा जो गिरकर जाँ बहक हुआ है। शाह फैसल कॉलोनी में वाक़या पेश आया है, जहाँ के जो UC चेयरमैन हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं और जो कौंसलर हैं वहाँ के वो जमात इस्लामी के। इस बात से वाज़ेह सबूत मिलता है कि ये गफलत जो है डाली जा रही है कि अगर दूसरी जमातों पे सियासी गेम है, पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन एक तरफ जो जिम्मेदारी आयद होती है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने उस पर गटर का ढक्कन क्यों नहीं लगाए। इस हवाले से अगर आप ओवरऑल शाह फैसल कॉलोनी की बात कर ले तो वहाँ पर चेयरमैन जो है वो तहरीक इंसाफ के मुतहरिक नज़र आते हैं इन मामलों को आवाज़ उठाने में, लेकिन वो बार बार यही शिकायत करते हैं। कल भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि हमें फ़ंड नहीं दिए जा रहे, और जब ढक्कन लगाने की बात आती है तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जो हमें कहा जाता है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से रब्ता करें, तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। जबकि वार्ड काउंसलर है वो भी यही कहते हैं कि हमने 12 लिख कर दिया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी और जो मेयर कराची है उनको भी, लेकिन हमें ढक्कन के ढक्कन नहीं मिले। अगर ओवरऑल शाह फैसल कॉलोनी की बात कर ले, वहाँ पे जो शादी हाल बने हुए हैं वो नाले, एक छोटा सा नाला गुजर रहा है, उसके इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे शादी हाल बनाए गए, जो जिसकी गुजरगाह जो है हाल में जाने की वो नाले के ऊपर से जाती है, और उसके साथ ही वाक़या पेश आया है। इसी तरह अगर हम बात करें शादी हाल की, जहाँ पे बनाए गए जो शादी हाल वो ज़्यादातर इंक्रोच करके बनाए हुए, नालों के साथ बने हुए, जहाँ बड़ी बड़ी जगहें होती है। अभी कुरंगी नासिर कॉलोनी, नासिर जंप पर एक बहुत बड़ा शादी हाल बनाया गया जिसका रास्ता ही जो है वो नाले के ऊपर से गुजर कर जा रहा है। इस तरह मुतादिद ऐसे शादी हाल बनाए गए हैं जो नाले के पास इंक्रोचमेंट करके बनाए गए। उस पर मेयर कराची कोई सवाल नहीं उठाती क्योंकि वो सियासी असर रसूल रखते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये मासूम बच्चा जो गटर में जाँ बहक हुआ है, गुज़िश्ता साल 2024 में 19 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे गटर में जो बच्चे गिरकर जाँ बहक हुए थे, जिसमें से एक बच्चा उस इलाके का था जहाँ से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मुंतखब हुए, उनकी UC से वो बच्चा भी गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। इस तरह के 19 बच्चे तो जाँ बहक हुए, जो सैकड़ों की तादाद में बच्चे रेस्क्यू करा लिए गए, जिनको फौरन इलाका मकीन अपनी मदद अनफॉर्चुनेट है। मुजम्मिल, आपको मैं इंटरप्ट करी हूँ क्योंकि ताहा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी कॉमेंट ले। ताहा साहब, ये वाक़या आज और आप मैं 2025 में बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि कराची जैसा बड़ा शहर है जहाँ पर जो गटर है उनके ऊपर ढक्कन नहीं है और उसमें लोग गिरकर, बच्चे गिरकर जाँ बहक हो गए। ये हमारे 2025 के मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू सुनी। इस पे जितना अफसोस किया जाए, जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये मुजरिमाना गफलत है हुक्मरानों की, मुजरिमाना गफलत है सिंध हुकूमत की, और मुजरिमाना गफलत है उन इदारों की जिनकी जिम्मेदारी है रेस्क्यू करना और ये गटर के ढक्कनों को लगाना। आज से थोड़े दिन पहले का मैं वाक़या शेयर करूंगा। तो ये मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ कि एक बच्चा गटर में गिर गया। मैंने DG रेस्क्यू को फ़ोन किया तो DG रेस्क्यू ने कहा कि जी हम भेज रहे हैं टीम, और 2-3 दफ़ा कॉल करने के बाद जब वहाँ टीम पहुंची तो टीम ने ये बात का इतराफ़ किया कि हमारे पास ये सलाहियत नहीं है कि हम बच्चा निकालें, और उसके माँ बाप को प्राइवेट गोताखोरों का नंबर दे के आई है 1122 रेस्क्यू की टीम, और वो प्राइवेट गोताखोर जाते हैं और जाके उस बच्चे की डेड बॉडी निकाल के ले आते हैं, क्योंकि जिस वक्त तक वो मैनेजमेंट हुई, वो प्राइवेट गोताखोर आए तो वो बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा था। और ये लोग 2-3 दफ़ा अंदर उतरे, लेकिन इनके पास ना सलाहियत थी ना इक्विपमेंट था। क्यों? क्योंकि मेरिट पे भर्ती नहीं की जा रही। ऐसे इदारे जो अस्पताल हैं, रेस्क्यू के इदारे हैं, स्कूल के इदारे हैं, वहाँ भी सियासी भर्तियां की जा रही हैं। ये पूरा निज़ाम
जिस तरीके से सिंध हुकूमत चलाना चाह रही है ये नहीं चल सकता। ऐसे ये तो एक सब्जेक्ट है, ऐसे मुताद्दिद सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो चुकी है, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं। आप एक और स्टैटिस्टिक्स निकालें कि खराब सड़कों की वजह से कितने एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनी हम इस पर जानें रिपोर्ट खोई कर हैं। चुके हैं ताहा साहब, हम इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम में कितने लोग जो हैं, जी बिल्कुल, आप लोगों को तो मैं फॉलो करता हूं और मैं देखता रहता हूं कि आप लोग हर इशू पे आवाज उठाते हैं। जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम में लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, जिस तरीके से आप ये देखें कि एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, उस पर कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं है, तो यहाँ तो आप जो चीज उठाएं वो एक मसला मौजूद है जिसके हल की तरफ सिंध हुकूमत नहीं जा रही। आप अगर देखें पिछले जो जुमे को होने वाले इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक भरपूर एहतजाज किया सिंध असेंबली में, जिसकी बुनियाद पे इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन को हटा दिया गया। आप सब ने देखा, आप सब ने रिपोर्ट भी किया कि किस तरीके से जो मार्क्स हैं कराची के बच्चों के, उनको किस तरीके से उनके साथ उनकी हख्तलफी की गई, किस तरीके से जान के बच्चों को फेल किया गया ताकि वो आगे जाके किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिला ना ले सकें। तो अब आप ये देखें कि सियासत में इख्तलाफ होना तो कोई नई बात नहीं है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कोई मेयार होता है, कोई दायरा कार होता है, कोई लाइन होती है, कोई लिमिट होती है। लेकिन अगर सियासत में सिर्फ इस बात की सजा कराची को दी जा रही है कि कराची इनको वोट नहीं देता और कराची जो है वो इन को अगर वोट नहीं देता तो भाई इनकी खराब कारकर्दगी की वजह से नहीं देता। कराची वाले देख रहे हैं ना कि आपने पिछले 15 साल में जहां से आप वोट लेके मुंतखब होते हैं उन शहरों के लिए आपने क्या किया, क्या किया लड़गाना के लिए, क्या किया दादू के लिए, क्या किया आपने सखर के लिए, क्या तो किया आपने और आप ऐसे कह शहरों के रहे लिए हैं कि जहां क्या आपकी किया, हुकूमत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तासा मसला ये है कि क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम अभी तक ये चीज़ें बैठकर नेशनल टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं कि गटर का ढक्कन नहीं था जिसमें बच्चा गिर के जहाँ बहाक हो गया। उस ख़ानदान का हम नहीं सोच सकते, उसकी माँ का नहीं सोच सकते, उस बाप का नहीं सोच सकते जिसका बच्चा घर से कुछ भी लेने निकला होगा या खेलने निकला होगा और वो गटर के अंदर गिर कर जहाँ बहाक हो गया। और सबसे बढ़कर कि हमारे इदारों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये काम कर सकें या रेस्क्यू कर सकें। तो आप और मैं, हम सब यहाँ बैठ के लम्हा फिक्री है। थैंक यू वेरी मच ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। लाहौर चिड़ियाघर में इस वक्त शहरियों का खासा रश है। शहरी जो है वो नया साल चढ़ते ही इसको जो है वो यादगार बनाने के लिए नए साल को चिड़ियाघर में एंजॉय कर रहे हैं और ख़ूब जो है वो हल्ला गुल्ला भी किया जा रहा है। फैमिलीज़ आ रही हैं, बच्चे बड़े सब ही जो है वो इस नए साल को एंजॉय कर रहे हैं। नए साल आते ही एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि लाहौर चिड़ियाघर की जो टिकट है, एंट्री टिकट है या पार्किंग की टिकट है, होलोग्राम है या जो सांप घर है जो नया जो रेनोवेट कर दिया गया है उसकी टिकट बढ़ा दी गई है। तो इस बात में कितनी सदाकत है। इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में ही मौजूद हूँ। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया से भी मेरी बात हुई और महकमा वाइल्ड लाइफ से भी मेरी बात हुई। इस वक्त मेरे साथ महकमा वाइल्ड लाइफ के डीजी मुदस्सर रियाज मलिक मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही नया साल आते ही लाहौर चिड़ियाघर की जो टिकट है वो बढ़ा दी गई है या इससे मुतल्लिक जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी क्या वो वाकई हकीकत है। जी सर बताइएगा। सबसे पहले तो आपको हमारे मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग पब्लिक में वेलकम कहते हैं। और दूसरा सर ये बताइएगा कि ये जो नया साल आते ही ये खबर गर्दिश कर रही है कि लाहौर चिड़ियाघर में ये जो टिकट है ये महंगी कर दी गई या पार्किंग की टिकट महंगी कर दी गई, तो इस बात में कितनी सदाकत है आप बताइएगा। टिकट अभी भी 100 रुपये की है, कल भी 100 रुपये की थी और 100 रुपये की गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है। अगर कोई शख्स जू में आना चाहता है उसकी एंट्री टिकट उसको 100 रुपये देनी पड़ेगी, वो 100 रुपये दे के आता है। टिकट बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई, ये गलत खबर थी और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी उस कन्फ्यूजन को हमने ऑब्वियसली कल दूर भी किया क्योंकि कल फर्स्ट डे था आफ्टर ऑक्शन ऑफ टिकटिंग सिस्टम।
क्योंकि आउटसोर्स हमने इसको किया था टिकटिंग सिस्टम को, लेकिन टिकट हमने खुद गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वही इसको अप्रूव करेगी और वही करती है। हमने उसको नहीं बढ़ने दिया। 100 रुपये की टिकट है एंट्री की। बाकी रेप्टाइल अगर देखना है तो उसकी सेपरेट टिकट है 200 रुपया, और सिर्फ रेप्टाइल हाउस के लिए वो डिफरेंट है। अभी एक्वेरियम स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी टिकट होगी, और जो होलोग्राम है उसकी टिकट डिफरेंट होगी। लेकिन पूरा ज़ू, पूरी फैसिलिटी ज़ू की एक्सेप्ट रेप्टाइल हाउस और एक्वेरियम आप 100 रुपये में देख सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि पहले जो लाहौर चिड़ियाघर था वो इस तरह का देखने को नहीं मिलता था, तो ये एक बड़ा महकमा वाइल्ड लाइफ का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लाहौर चिड़ियाघर की जो तज़ीनो राइश है वो इस तरह की जदीद तर्ज पे कर दी गई है कि आने वाले शहरी भी जो कहते हैं कि ये काबिल दीद है। तो आपका इसमें बड़ा अहम किरदार है, आपने इसमें बड़ा काम किया, तो ये बताइएगा कि इसमें चेंजिंग क्या की गई है, क्या क्या नई चीज़ें इसमें मुतारिफ करवाई गई है? देखिए, ओवरऑल जो एक रेनोवेशन का प्रोसेस है या रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है इस पूरे चिड़ियाघर की, वो अभी भी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी बहुत सी चीज़ें और नई आ रही हैं। हमने जिस तरह बताया रेप्टाइल हाउस, एक्वेरियम, इसके अलावा ये पूरा जो मगरमच्छ का घर था इसको चेंज किया, मंकी हाउस में कुछ चेंजेस लेकर आए। इसके साथ साथ होलोवर्स जो इसमें होलोग्राम है, MR है, VR है, वो इंट्रोड्यूस किया। एवरी जो है बर्ड एवरी, उसको रीमॉडल किया। तो इस तरह बहुत चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, नए एनिमल्स आए हैं यहाँ पर बहुत से, और नए एनिमल्स भी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और भी आने का, और भी इंशाल्लाह आएंगे। तो ओवरऑल ऑब्वियसली ये हम जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है उसको पूरा करने के लिए बहुत चीज़ें यहाँ पर लाई जा रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीनों में आपसे मज़ीद एक्सपीरियंस देखेंगे। हमारा मकसद ये है, गवर्नमेंट का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर जाएं, और यहाँ पर लोगों की बड़ी यादें वाबस्ते हैं। फ्रैंकली यहाँ जो भी लोग आते हैं, हम भी बचपन में यहाँ आए, आप भी आते होंगे ऑब्वियसली, तो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यादें लेके जाएं यहाँ पर। तो हम एक्सपीरियंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, मज़ीद भी आपको इंशाल्लाह अगले 2 महीने में मज़ीद चेंजेस भी नज़र आएंगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ मुदस्सिर रियाज मलिक DG वाइल्ड लाइफ मौजूद थे। शहरियों से भी गुफ्तगू करते हैं कि शहरी यहाँ पर आकर उनको कैसा लग रहा है, और उनको कितने की टिकट जो है वो लाहौर चिड़ियाघर की दी जा रही है। शहरियों से बात करते हैं। जी तो अरमला, मैं आपको बता रहा था लाहौर ज़ू की टिकट के हवाले से बात हो रही थी। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक भी मेरे साथ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू की। अब कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लाहौर ज़ू की टिकट है वो उन्होंने कितने की ली है, और ये जो टिकट बढ़ाने की बातें हैं क्या ये सच हैं, ये शहरियों से बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि आपको लाहौर ज़ू की कितने की टिकट मिली है? सुनने में आ रहा था कि 300 रुपये की टिकट कर दी है लाहौर ज़ू की, आपने कितने की खरीदी? नहीं, ऐसे नहीं है, हमने 100 की ली है, और एक ही उन्होंने बताया है कि सेम सिर्फ यही है कि 3 साल से छोटा बच्चा फ्री है, तो 5 साल तक का हो जाता। अदरवाइज़ ये कि 100 ही उन्होंने ली है, इससे ज़्यादा नहीं ले रही, ये गलत है। दूसरा आप ये बताएं कि यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या देखा अभी तक? फैमिली के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है जो लाहौर चिड़ियाघर नया बना? हाँ जी, मैं अब वैसे काफ़ी देर बाद आई हूँ, लेकिन अब देख के तो बड़ा खुश हुई हूँ और हैरान भी हुई कि काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी भी है और इजी भी है देखना सबके लिए, बच्चों के लिए, और सफाई भी बहुत ज़्यादा है पहले की निस्बत, और सारे बहुत अच्छा लगा कि अब ये हमारे बच्चे आउट ऑफ सिटी आए हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, तो हम जैसों को कोई ऐसी कोई शर्मिंदगी नहीं को देख के फील अच्छा लग रहा है, बच्चे भी खुश हुए हैं, बल्कि वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे उनको मिला। तो बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चे भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। आप बताओ बेटा, मामा ने तो बता दिया, आपने कितने की टिकट ली है, कितने की टिकट आपने देखा है बाहर, बोर्ड कितने का लगा था? 100 रुपीज़ की टिकट तो ऐसे मिली है हमें तो। अच्छा, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? अभी तक क्या क्या देखा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, वो टाइगर, लाइन, और ये देखे हैं हिरन। वो लाइन मैंने वैसे देखा नहीं था, तो आज इधर पहली दफ़ा देखा है। और क्या कहते हैं, हमने हिरन देखा है, ज़ेब्रा देखा है, जिराफ देखा है, काफ़ी तरह के बर्ड्स वगैरह, बहुत मज़ा आया इधर आके। अच्छा, तो आप आए कहाँ से हैं ये बताएं? हम पिंडी से आए हैं। जी, तो पिंडी से आए हैं। आप बेटा बताओ, आपने क्या क्या देखा अभी तक और कैसा लगा यहाँ पे आके? मैंने भी अभी तक लाइन, टाइगर, रैबिट, जिराफ, मैंने भी बहुत कुछ देखा है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा, अरमला आपको मैंने बताया कि लाहौर ज़ू की जो टिकट के हवाले से बात चल रही थी कि 300 की जो टिकट है वो DG वाइल्ड लाइफ ने भी बताया आपको कि 300 की टिकट बिल्कुल नहीं है।
तो ये टिकट जो है वो एंट्री टिकट की बात कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ की एंट्री टिकट है और जो पार्किंग की टिकट है वो भी 100 रुपीज़ जो है वो गाड़ी की टिकट है। तो शहरियों से मज़ीद बात करते हैं, आपको जाके टिकट घर भी दिखाएंगे कितने की टिकट लाहौर ज़ू की मिल रही है। आइए आप मेरे साथ। आपने एक फैमिली की बात सुनी, एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा आप बताइएगा कि ये जो लाहौर ज़ू की टिकट के हवाले से बातचीत चल रही है कि 300 रुपये की कर दी गई है, क्या आपने 300 रुपये की टिकट ली है लाहौर ज़ू की? 300 रुपये की नहीं, 100 रुपीज़ की हमने टिकट ली है। 2 बच्चे हमारे फ्री थे और हम लोग कराची से आए हैं और ना हम तो कलाम सवाद वगैरह गए थे, बाकी वहाँ से आज हम लाहौर ज़ू आए। बाकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ का निज़ाम है, बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छी है यहाँ की और जानवर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और फिट हैं, वरना हमने और भी शहरों में देखा है जानवर भी बेचारे मुर्दार हुए होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ का। अच्छा बच्चों से बात करते हैं, आप बताओ बेटा कैसा लग रहा है यहाँ पे आके और कहाँ से आए हैं, किसके साथ आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कराची से आए हैं और यहाँ आके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमने टाइगर देखे और बहुत सारी चीज़ें देखी, हैमस्टर देखे और रैबिट्स देखे और फ़िश देखी और हिप्पोपोटामस देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। अच्छा आपने क्या क्या देखा अभी तक बेटा, आप बताओ क्या क्या देखा आपने? अस्सलाम वालेकुम, मैंने देखा था, मैं बहुत मज़ा आया था। वैसे मुझे मैं फ़िश देखी थी। किसके साथ आए हो आप ये भी बताओ? मम्मा पापा के साथ। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी क्यूट सी फैमिली मेरे साथ मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हम आपको टिकट घर में जाके उनसे भी बात करके बताते हैं कि लाहौर ज़ू की जो टिकट है, एंट्री टिकट है, वो कितने रुपए की है। आपको हम ले चलते हैं टिकट घर में, आइए हमारे साथ। जी अरमला, बिल्कुल लाहौर चिड़ियाघर की जो टिकट घर है उसमें मैं मौजूद हूँ। टिकट घर में जो टिकट है लाहौर ज़ू की एंट्री टिकट है वो अवेज़ा की गई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि लाहौर जो ज़ू का टिकट घर है उसमें जो टिकट अवेज़ा की गई है वो 100 रुपीज़ है। और जो एक्वेरियम है लाहौर ज़ू के अंदर, मेरे पीछे आप मेरा कैमरामैन वलीद अगर आपको दिखा सके तो ये जो लाहौर ज़ू की एंट्री टिकट है ये 100 रुपये की है। और जो शहरी हैं आने वाले उनसे भी हमारी जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि लाहौर ज़ू की जो एंट्री टिकट है वो 100 रुपये की है और जो एक्वेरियम की टिकट है वो 200 रुपये की है। तो एक्वेरियम की जो टिकट है वो 200 रुपये रखने का मकसद ये था कि डीजी वाइल्ड लाइफ से भी हमारी जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जदीद तर्ज़ की जो तज़ीन व राइश है वो की गई है एक्वेरियम में, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंपनी है जिसको हमने नीलामी दी है उसने जो है वो 200 रुपये रेट जो है वो हमें दिया था। और महकमा वाइल्ड लाइफ ने भी जो है वो 200 रुपये एक्वेरियम की और एंट्री टिकट जो है वो 100 रुपये मुख्तस कर दी है। तो महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से ये कहना था कि जो टिकट की जो प्राइस की चेंजिंग है वो उसका फ़ैसला जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ ही करता है, ना कि कोई और कंपनी जो है वो इसका फ़ैसला करेगी। तो आपको हमने तमाम तर लाहौर चिड़ियाघर की सूरत हाल से आगाह किया, एंट्री टिकट के बारे में बताया, पार्किंग टिकट के हवाले से आगाह किया और जो एक्वेरियम की टिकट है जो नए तर्ज की तज़ीन व रैश की गई है उसके हवाले से बताया। शहरियों से भी हमने बातचीत की, आपने सुनी। शहरियों का भी यही कहना था कि खूब इंजॉय कर रहे हैं, टिकट जो है वो मुनासिब रेट पर ही दी जा रही है और जो टिकट बढ़ाने की जो बातें हैं उसकी तरदीद महकमा वाइल्ड लाइफ ने भी कर दी और शहरियों ने भी कर दी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कुछ वबा के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। कोविड जब से आया है ना उसके बाद से
हम सब कहीं ना कहीं बहुत डर भी गए हैं, कॉन्शियस भी हो गए हैं, और दुनिया में जब भी कोई वायरस या इस हवाले से कोई ख़बर आती है तो हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। जी, चीन में कोरोना की वबा के बाद अब एक नया वायरस है HMPV जो तेज़ी से फैल भी रहा है, और पाकिस्तान में भी इसमें जो मैं अभी जिस तशवीश के हवाले से या जिस कंसर्न के हवाले से बात कर रही थी, ख़ास तौर पर भी 14 साल उससे कम उम्र के बच्चों में ये फैल रहा है, और इसमें कोविड जैसी अलामात जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। माहिरीन ने इस वायरस पर जी तशवीश का इजहार किया है। इससे बचाव के लिए जो कोविड वाली एहतियाती तदाबीर है वो भी इख्तियार करने के हवाले से कहा है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक जी HMPV पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाया जा रहा है, और 2015 में इस्लामाबाद की जो पिम्स हॉस्पिटल है इसमें इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन चीन में इसके फैलाव की खबरें आ रही हैं। क्या हमें इस हवाले से कंसर्न होने की ज़रूरत है? क्या ये उतना ही ख़तरनाक और जितना हम कोविड के हवाले से बात कर रहे थे? हमारे साथ डॉक्टर अयूब साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनको थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये HMPV के हवाले से हमें बताइएगा कि क्या वायरस ये किस तरह से हमारी जो ज़िंदगी है या सेहत है उस पर असरअंदाज होने के लिए हमें कंसर्न होना चाहिए इस वायरस को लेकर? जी शुक्रिया, ये बहुत अहम मौजू है इस वक्त। पहली बात तो ये समझ लें कि जितने भी वायरसेस हैं जो कि हमारे सांस की नालियों को मुतासिर करते हैं, या हमारे जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है जो नाक से शुरू होता है नीचे हमारे फेफड़ों तक जाता है, इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लो रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ से गर्दन से ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और इससे नीचे लो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है। तो अमूमन जो वायरसेस इनको मुतासिर करते हैं उनकी अलामात मिलती भी होती हैं, चाहे वो फ्लू का वायरस हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे उसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कहते हैं, राइनो वायरस है, और इस तरह के मुख्तलिफ 20 से 25 वायरसेस हैं। ठीक है। अब यह है कि ये जो कोविड वायरस है और ये इस टाइम जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, इनकी अलामात कोई शक नहीं बहुत सी आपस में मिलती हुई हैं। ठीक है। और इनका जो फैलने का तरीका है वो भी तकरीबन आपस में मिलता हुआ है। ठीक है। लेकिन इस वायरस में ख़ास बात ये है, ये कोविड वाली फैमिली का वायरस नहीं है, ये उससे अलग वायरस है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कहते हैं। ये उस वायरस से मिलता हुआ वायरस है। ठीक है। तो ये जो वायरस है ये बच्चों को मुतासिर करता है, और ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से कम है। 5 साल से कम है? ओके, उनको ज़्यादा मुतासिर करता है। ठीक है। फिर इसका दूसरा फ़र्क जो कोविड से है वो ये है कि कोविड में जो मसला था ज़्यादा वो था नमूनिया होता था, और नमूनिया की वजह से मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त और सीरियस हो जाते थे, ICU में दाखिल होते थे, और उसी से बहुत ज़्यादा डेथ होती थी। इस वायरस में ये है कि ये नमूनिया कम करता है, लेकिन एक हमारी मेडिकल की टर्म है, उसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस, राइट। यानी कि वो फेफड़ों में जो ऊपर वाली नालियाँ होती हैं उसमें जो इन्फेक्शन होती है उसे हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। तो वो ब्रोंकियोलाइटिस ज़्यादा करता है, और ये छोटे बच्चों में करता है। ठीक है। तो छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस भी यही काम करता है, और ये भी उसी फैमिली से मिलता हुआ वायरस है जो कि ये ब्रोंकियोलाइटिस करता है। इससे बच्चे बाज़ औक़ात सीरियस हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनके गुर्दे फेल हैं, या कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाती है, तो उन लोगों में भी ये वायरस जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये आम तौर पे जो है, जो हमारी आम पॉपुलेशन है, आबादी है, उसके लिए इतना ख़तरनाक
नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है मैंने जैसे बात के आगाज़ में भी कहा कि हम कोविड के बाद बड़े कंसर्न हो गए हैं, क्योंकि जाहिर है एक चीज़ इतनी डेडली थी जिसने दुनिया भर को इतना जो कह लें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, इज़ इट ट्रीटेबल? क्या ये उतना डेडली वायरस जितना हम इसको कोविड कंसिडर करते थे, ये आपने कहा कि बच्चों के अंदर ज़्यादा है, इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या अख्तियार कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और हमारे पास वो ट्रीटमेंट मौजूद है? देखिए, कोविड ने हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी जो है हमारी आदत बदली जी, जिसमें लोगों में अब सेंस आई है किसी हद तक कि मास्क का इस्तेमाल करें। अब इसमें जो अहम बात यह है जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि जिस के अंदर ये अलामात मौजूद हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या सांस लेने में दुश्वारी है, ऐसे लोगों ने लाजमी मास्क पहनना है। क्योंकि ये मास्क जो है ये हमें 100% महफूज नहीं रखता एक सेहतमंद इंसान को। लेकिन अगर एक बीमार इंसान ये मास्क पहन लेता है तो दूसरे लोग उसे महफूज हो जाते हैं और इसको हम माशरे में फैलने से रोक सकते हैं। और होता यह है कि सर्दियों का मौसम होता है, लोग घरों में बंद होते हैं, एक घर में पहले ज़्यादा लोग हैं, अब मज़ीद इकट्ठे हो जाते हैं। आपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर ली, वेंटिलेशन नहीं रखी आपने, ठीक है। तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि बेशक सर्दी का मौसम है, लेकिन एक तो दिन के वक्त जो है ना अपने घर की खिड़कियां दरवाजे लाजमी खोलें, हाँ, थोड़ी वेंटिलेशन हो, हवा, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या सांस लेने की तकलीफ़ होती है, अगर ऐसा मरीज़ मास्क पहन ले, और वो एक और बड़ी अहम बात है कि जब हमें छींक आती है, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं ये छींक के साथ जो है ना वो शावर हो जाते हैं। अगर किसी ने छींक मारी तो वो शावर हो गए उस पूरे एरिया में, और जो कि उसमें सांस लेगा उसके सांस के साथ अंदर जाएंगे। तो उसमें यह है कि जिस मरीज़ को ये नज़ला ज़ुकाम हुआ है, अगर वो छींक मारता है तो छींक मारते हुए वो इस तरह अपना हाथ आगे करे, इस तरह करे, कोनी अपनी आगे करे, हाथ भी आगे ना करे, क्योंकि हाथ आगे करेगा तो हाथ इन्फेक्ट होगा। वो हाथ को जिस चीज़ को छुएगा वो भी उससे भी वायरस फैलेगा। अगर सिर्फ एक एहतियात कर लें कि हम इस तरह अगर अपना जो है छींक मारते हुए, स्नीज करते हुए इस तरह हाथ इस तरह जो है ना बाजू आगे कर लें, तो इसका कोई नुकसान नहीं है और इससे उस वायरस के स्प्रेड को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब जहाँ तक है इसके इलाज की बात, देखिए इसका इलाज जो है वो ऐसी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, कोई ऐसी जिसको दें कि मरीज़, जिस तरह एंटीबायोटिक होती है, मरीज़ को बुखार हुआ है, एंटीबायोटिक दी, 24 घंटे में 48 घंटे में उसका बुखार उतर गया। इसकी कोई ऐसी ख़ास दवाई नहीं है, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर से भी और मरीज़ों से भी कि वो बिला वजह एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से गुरेज करें। ठीक है। जब तक इस बात का कोई वाज़िया सबूत नहीं होता कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। उसके इस्तेमाल से मज़ीद मसाइल बढ़ने और मज़ीद तकलीफ़ बढ़ने का अंदेशा होगा, उसकी बेहतरी के इम्कान नहीं है। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करेंगे, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है और मैंने अभी कुछ दिनों से ये ऑब्जर्वेशन भी मेरी थी। हमारे यहाँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इज़ वेरी कॉमन। हम खुद से सोचते हैं हमें ऐसी बीमारी हो गई है कि हमने एंटीबायोटिक लेनी है। डॉक्टर ने शायद हमें 3 साल पहले वो लिख कर दी थी किसी वजह से, और अगली बार जब हमें बीमारी हुई है तो हमने दोबारा वो खा ली है। और अब मुझे ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई कि लोगों को दवाइयों का असर नहीं होता है। अगर कोई बीमार हो रहा है वो दवाई खा रहा है और उसको असर नहीं हो रहा। मतलब हम पैनाडोल अगर खा रहे हैं, कोई ऐसी सर दर्द की दवाई खा रहे हैं, वो विद टाइम उसका असर हमारे जो बॉडी है उस पर कम होना शुरू हो गया। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो माशरे की एक मसले पे जो है ना वो पॉइंट आउट किया आपने कि जहाँ डॉक्टर एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ मरीज़ भी आज खुद एंटीबायोटिक लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम लोग बेसब्रे बहुत हैं।
हमें जल्दी ठीक होना है, हमें चाहते हैं कि बस कोई डॉक्टर साहब ऐसी गोली दें हम ठीक हो कि जो गोली अंदर जाए और साथ ही में हशाश बशाश हो जाऊँ। ठीक है, अपनी एहतियात हम करना मुश्किल है हमारे लिए, और अगर कोई तकलीफ़ आ गई है तो उस पर सब्र करना मुश्किल है। तो ऐसे अमराज या ऐसी जो कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, इसमें एंटीबायोटिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही डॉक्टर को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी चाहिए और ना ही मरीज़ को वो एंटीबायोटिक अज़ खुद देनी चाहिए, बल्कि ऐसे अमराज के अंदर बेहतर है कि आप रेस्ट करें। हाँ, ऐसी अद्वियात हैं, पैनाडॉल है जो स्पोर्टिव मेडिसिन हैं, ये ऐसी अद्वियात जिसकी वजह से आपको छींके ना आए, दूसरों को स्प्रेड ना करें, खुद आप सुकून में रहें, ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करें। लेकिन जो एक बात हकीकत है, जब आपको इस तरह की कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है तो आपको 1 हफ़्ता लगेगा उससे ठीक होने में। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपको 24 घंटे में ठीक कर दे। और इसका डॉक्टर साहब ये भी होता है कि अच्छा होता है ये फ्लू होना, नज़ला ज़ुकाम होना, कि आपकी बॉडी से बहुत सारी, ये हमने मिथ सुनी हुई है, तो मैं चाहूँगी आप बताएं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि जी नज़ला रोक दिया मेरा और फना कर दिया, ऐसी गलत बात है। देखें, आपको जो ज़ुकाम होगा, आप छींके मारेंगे, सिक्रीशंस आएंगी, जितनी सिक्रीशंस ज़्यादा आएंगी आप उतना ही इस वायरस को फैलाने का सबब बनेंगे। लिहाजा ये बिल्कुल लोगों की जो है वो गलतफहमी है कि एकदम मेरा नज़ला रोक दिया। असल में होता ही है कि अमूमन जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उसकी वजह से जो सांस के मरीज़ हैं उनका जो है ना वो दमा या दूसरी बीमारी हैं ट्रिगर होती हैं, ट्रिगर होती हैं, बढ़ जाती हैं, उनकी कैफियत में इजाफा हो जाता है। तो वो लोग इसको जो है ना वो रिलेट करते हैं कि जी हमने वो नज़ला ज़ुकाम रोक दिया मेरा, उस दवाई दी डॉक्टर ने जिससे मेरी तकलीफ़ बढ़ गई। हालांकि इसका तकलीफ़ बढ़नी ही थी उनकी इस इन्फेक्शन से। तो इसलिए ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जिससे आपका ज़ुकाम रुके और आपकी सिक्रीशंस कम हो, वो आपकी बीमारी के फैलाव को रोकती हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम जिस वायरस की बात करें, मेरे पास ये थी एक रिपोर्ट भी, उसमें कहा जी कि जो चीन में आप डिटेक्ट हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रेजेंस रही है 2015 में। जी। और उस वक्त भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी अलार्मिंग चीज़ थी या नहीं, क्योंकि एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आप हमें बेहतर तौर पर बता सकते हैं। देखिए, ये इस तरह के वायरस फैलते रहते हैं, और ये वायरस तो ख़ास तौर पे ऐसा वायरस है जो कि सर्दियों के मौसम में फैलता है। ठीक है। इसके अलावा भी कई वायरस हैं। कोविड तो ऐसा वायरस था ना कि जो मौसम देखता ही नहीं था, सख्त गर्मी में भी फैल रहा था, किसी मौसम में फैल रहा था। तो इसी तरह ये वायरस फैलता है, और ये स्पेन में भी 2023 में जब ये ओमिक्रॉन की जब वबा आई थी, कोविड का एक वेरिएंट था, तो उसमें उन्होंने देखा था कि कुछ बच्चे थे उनमें कोविड भी था और साथ ही ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी था। तो उसमें मुश्किल हो गई थी और मरीज़ जो है वो निस्बतन सीरियस थे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई ख़तरनाक जो है वो ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ केस कि खुदा ना खास्ता इससे बहुत ज़्यादा डेथ हुई हो या इससे जो है ना सेहतमंद लोगों को मसला हुआ है। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब इसमें एक बात और अहम है जी, वो ये है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो स्कूल जाके जो है ना बच्चे आपस में घुलते मिलते हैं, वो वायरस लेके घर आते हैं और वो बुजुर्ग लोगों को ट्रांसफ़र का बाइस बनते हैं। आई एग्री। उसमें थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि बच्चों के अंदर अगर कोई ऐसी अलामात आए नज़ला ज़ुकाम बुखार की, तो उनको थोड़ा सा हमने ये समझाना है कि ये मास्क पहनना और ये इन चीज़ों को जो है उनका आदी बनाना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर यूब हमारे साथ मौजूद थे। जी, HMPV वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ा कंसर्न मौजूद था। डॉक्टर साहब के मुताबिक ये मौजूद रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है। एहतियात करने से, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से चीज़ें हम सही कर सकते हैं, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात के इस्तेमाल से जी इज्तनाब करें, इसकी हमें अशद ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम लेकर आए हैं। पहले जिस तरह से विजुअल कट हुआ है, आज हमारे पास एक बहुत ही वर्सेटाइल किस्म के इंसान मौजूद हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं।
जो कि शानदार आर्टिस्ट होने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों के अंदर भी महारत रखते हैं। वो एक माहिर नफ्सियात भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जी, और प्रोफेशनल रेसलर भी हैं। सो आप इनका ये तीनों जो टैलेंट्स हैं, आप इनकी डाइवर्सिटी चेक करें। ताहिर ने जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की है, मास्टर्स किया है, और HEC नेशनल गेम्स और मकामी जो अखाड़े हैं उनमें मड रेसलिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। और साथ साथ जी आर्ट तो ये बहुत ज़बरदस्त करते हैं। जो मुख्तलिफ आप स्केचेस देख रहे हैं ये ताहिर के ही बनाए हुए हैं, और आज ये लाइव मेरा स्केच बनाएंगे। मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग बात ये है। सो ताहिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ जी आपको पता है इंसान की जब एज आप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं आपकी स्किन में, आपके फेस के ऊपर, या ओवरऑल बॉडी के अंदर। तो उन सब चेंजेस को आज हम डिस्कस करेंगे। विद टाइम आपको किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर रखना है, दीगर चीज़ों को बेहतर रखना है। और इसके साथ साथ ही समटाइम्स बहुत जल्दी लोगों में एजिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी भी बहुत सारी रीजंस होती हैं। अब उसके ट्रीटमेंट्स तो मौजूद हैं, उन ट्रीटमेंट्स को तो हम इतना ज़्यादा इनकरेज अपने शो में नहीं करेंगे, लोग कराते हैं, उनकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है, बट स्टिल हम इस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शहबाज अली मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी डॉक्टर शहबाज, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, चूँकि फिर मैंने ताहिर की तरफ जाने भी जाना है। हम विद टाइम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पहले एजिंग का जो प्रोसेस था इट वाज लाइक इन लेट 40s, एंड अब लोगों के अंदर एजिंग का प्रोसेस बहुत अर्ली स्टार्ट होना शुरू हो गया है। उसकी मिसरमला कुछ ऐसा है कि काफ़ी सारी जो है हमारी जो सराउंडिंग में काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं हमारी, फिर अपनी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो भी उसको अफेक्ट कर रही हैं। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो मेजर अगर हम चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें देखें पहले जो होता था हमारा इर्द गिर्द का जो वेदर होता था बड़ा क्लियर और बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत होता था। आप अभी भी किसी ऐसी जगह चली जाएं जहाँ पे आपको ट्रैफिक का शोर ना हो और वहाँ पे धुआं वगैरह ना हो, पोल्यूशन कम हो, तो वहाँ पे आपको जो वेदर मिलता है वो बहुत खूबसूरत होता है। हमारा दिल करता है कि वहीं पे ठहर जाएं। तो एक्चुअली वो जो ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं पोल्यूशन की वजह से, जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, उन्होंने काफ़ी सारी हमारी जो हैं इर्द गिर्द की चीज़ों पे इफ़ेक्ट डाला है। एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि हमारी स्किन को एज भी करती है, कोलेजन और इलास्टिन दोनों चीज़ों को वो कम करती है। इसके अलावा जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो स्किन कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। उसका जो पेनिट्रेशन है फ्रॉम सन टू आवर अर्थ, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर एक जो है बीच में दी हुई है, जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। वो जो ओजोन की लेयर है, हमारे जितनी गैसेस क्रिएट होती हैं फ्रॉम आवर एसिस, या जो है हमारी जितनी ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, या जितना जो हमारी ट्रैफिक वगैरह है, वो सारे अल्टीमेटली वो उस ओजोन की लेयर को जाके डैमेज करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जो हार्मफुल रेज़ हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचती हैं। और अगर बेशक हम लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, अगर किसी विंडो की जगह थोड़ी सी जगह है वहाँ से लाइट आ रही है तो वहाँ से भी आ रही होती हैं। तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा हमारा सन का एक्सपोजर बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारी स्किन में एजिंग का प्रोसेस बढ़ रहा है। दूसरा मैंने बात की पोल्यूटेंट्स की, तो पोल्यूटेंट्स की वजह से हमारी स्किन में कुछ ऐसी रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसानदेह जो हैं, हार्मफुल जो हैं वो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। उसका एक जो बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो हैं एक्चुअली वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि किसी भी जगह पे जहाँ पे जाएंगी वहाँ पे वो उस चीज़ का जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है उसको बढ़ा देंगी। ठीक है। तो हमारी स्किन इस वजह से इसमें जो कोलेजन और इलास्टिन जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसकी थिकनिंग का और इसकी टाइटनिंग का बायस हैं, वो इन दोनों चीज़ों की वजह से भी वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा तीसरा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का जो खाने पीने का है उसमें पानी और हमारी खुराक,
दोनों चीज़ें बड़ा इफेक्ट करती हैं। पानी अब अगर आप कहीं भी चले जाएं, क्लोरीनेटेड आजकल मिलता है, उसमें हमारा ये आ गया कि हमें पानी जो है खालिस नहीं मिलता, तो क्लोरीन उसमें ऐड कर देते हैं कि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। क्लोरीन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी फ्री रेडिकल्स को जनरेट करती है, जिसकी वजह से स्किन एजिंग भी हो रही है, ओवरऑल हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो खाना पीना है, वो जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते थे, आजकल हम लोग जो हैं वो नेचुरल चीज़ों की बजाय हमारा ज़्यादा जो है वो फोकस फास्ट फूड पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे, इसके अलावा जो है वो ऐसी चीज़ें जैसे शुगर कंटेनिंग आइटम्स हैं, कार्ब्स हैं, हमारी ज़्यादा उधर है फोकस जो है। ठीक है, रेडी टू कुक हो जाए, रेडी टू वो हमें मिल जाए उसी वक्त हम खाएं। हमारा जो है वो आगे मेहनत करते थे, उसको बनाते थे, आगे हम लोग जो हैं मीट की तरफ भी तवज्जो थी हमारी, अभी चिकन उसकी जगह आ गया। तो वो जो है इन सारी चीज़ों ने अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स हैं, शुगर्स हैं या वो फैट्स हैं, उनको इफ़ेक्ट किया, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो बॉडी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है वो मीट लेता है इनफ क्वांटिटीज़ में, 100 ग्राम्स तक, तकरीबन 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसकी रिक्वायर्ड हमारी बॉडी को अमाउंट चाहिए। तो अगर जो है कोई बंदा रेड मीट 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से यूटिलाइज करता है, तो आप उसका देखेंगे उसका हेयर फॉल सबसे कम होगा। और जो बंदा सिर्फ चिकन को या जो है वो फास्ट फूड पे रहता है, उसका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, हेयर थिनिंग भी होती है और उसमें एजिंग भी जल्दी आ जाती है। ठीक है, अब चूंकि हमारे साथ ताहिर भी मौजूद है। ताहिर, इतनी डाइवर्सिटी माशाल्लाह, कैसे, और आपको ये आर्ट का शौक था, रेसलिंग का शौक था या साइकोलॉजी का शौक था, क्या सब रहा, ज़रा हमें बताएं। जी मुझे इन तीनों का शौक है। तीनों का शौक है। और आगाज़ किस चीज़ से किया आपने? आर्ट से। आर्ट से, तो ज़बरदस्त। कितना अरसा हो गया आपको आर्ट करते हुए? मैं बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़ी और अब आप रेसलिंग के हवाले से भी बताएं, आप वो भी करते हैं, वो कब से कर रहे हैं? जी रेसलिंग स्टार्ट किए मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। और HEC गेम्स का मैं प्लेयर हूँ और मेरी स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। ज़बरदस्त। तो अभी आप जो स्केच बना रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं कि ये तो आपने बहुत क्विकली बनाएंगे, 20 मिनट इन्होंने कहा था, 20 मिनट में मेरा स्केच बनाएंगे, तो इतनी क्विक आप बना लेते हैं? जी बन जाता है। बन जाता है? 10 मिनट में भी बन जाएगा। तो आप साथ साथ बातें कर रहे हैं तो कोई डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करी मैं आपको? नो, नॉट एट ऑल। ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि जो आप स्केचिंग करते हैं, हमने मुख्तलिफ आगे चीज़ें भी आपकी स्केचेस भी देख रहे हैं, कितना टाइम लगा, किस किस का स्केच है, हमें बताएं। जी ये दीपिका पैडुकोन का स्केच है और इसमें मुझे 1 दिन लगा बनाने में। 1 दिन लगा, ओके। और ये जो स्केचेस हैं इन पे ऑलमोस्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स ईच, ओके, लवली लवली। तो मुझे ये बताएं ताहिर कि आपने इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली है, स्केचिंग की, सीखा है या खुद सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है? सेल्फ टॉट। सेल्फ टॉट कहाँ से सीखा है आपने? यूट्यूब या खुद से कर करके प्रैक्टिस? खुद से कर करके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये अभी आप जो पिक्चर आपको मेरी टीम ने दिया, वही स्केच बना रहे हैं? जी मैं वही बना रहा हूँ। तो आपके पास तो वो पिक्चर अभी नहीं है, आपने उसको कैसे बना रहे हैं? माइंड में है। आपने पहले इसको देख लिया और अब आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है? नो। वेरी इंटरेस्टिंग भाई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, डॉक्टर शहबाज, जिस तरह से आपने कहा कि ये सारे फैक्टर्स जिसमें आपने पॉल्यूटेंट्स का जिक्र किया, अल्ट्रावायलेट रेस का जिक्र किया, और इसके अलावा भी जो फैक्टर्स हमारी डाइट और लाइफस्टाइल के हैं, अब इनका अगर हमने एजिंग के प्रोसेस को स्लो करना है, ये ज़ाहिर है बट टाइम तो होनी है, लेकिन एक चीज़ है जिस पे हम प्रिवेंशन या प्रिकॉशन इख्तियार कर सकते हैं, क्या है वो? अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने कहा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें एजिंग में उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए, उससे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए एक तो हम जो है वो सन ब्लॉक का यूजेज बहुत मस्ट है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा इंटेंसिटी है सनलाइट की, वो 12 से 3 बजे आजकल, और अगर हम लोग गर्मियों में जाएं तो 10 से लेके 5 बजे तक ये टाइम होता है, पीक आवर्स होते हैं। तो उसमें जब भी आप बाहर जाएं तो कोशिश करें कि जो सन ब्लॉक है वो ज़रूर जो है अप्लाई करें। और उसका ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्वेट ज़्यादा हो रहा है तो आपने उसको बार बार अप्लाई करना है, एवरी 2 आवर्ली उसको अप्लाई करें। और उसके लिए एक ही सिर्फ जो है वो आपने
जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो यही है कि SPF 30+ होना चाहिए। जितना ज़्यादा उसका SPF होगा दैट इज़ बेनिफिशियल, लेकिन मिनिमम जो है SPF 30 होना चाहिए। इसके अलावा जो है पोल्यूटेंट्स वगैरह से बचने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश करनी है कि एक तो फेस मास्क वगैरह पहने, और दूसरा जो है अपना, जैसे हमारे मज़हब में तो है कि हम लोग 5 बार दिन में वज़ू करते हैं, तो वो भी हमारी स्किन के ऊपर से काफ़ी सारी जो काफ़ी सारे हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनको वो वॉश कर देता है, बाजुओं से, टांगों से। इस वजह से वज़ू एक बहुत बड़ा जो है उसका सोर्स हो सकता है कि हम पोल्यूटेंट्स जो हमें टच करते हैं हमारी बॉडी में, हम उससे जो है अपने आप को बचा सकते हैं। उसके अलावा फिर जो है खाने पीने की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। खाने पीने में ख़ास तौर पे जो नेचुरल डाइट है उसकी तरफ आना चाहिए। आगे बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे हर जगह जो है वो प्रमोट किया जाता था कि आप लोग जो हैं देसी घी से बचें, जो दूसरा है नेचुरल फ़ैट्स हैं, एनिमल फ़ैट्स हैं, उनसे बचें। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि आप लोग देसी घी का इस्तेमाल जितना करेंगे, नेचुरल जो फ़ैट्स हैं उनका जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो कम हो जाता है। उसके अलावा अपनी डाइट में जो चीज़ इस्तेमाल करनी है उसमें ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल्स हैं या जो सैलड है, ख़ास तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जो ग्रीन जो हमारे पास सैलड आता है वो हमें यूज़ करना चाहिए। उसमें सारों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि मैंने बात की थी कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी स्किन को और बॉडी को एज अ होल वो डैमेज करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ होते हैं। हम काफ़ी सारी गोलियाँ भी खाते हैं, कैप्सूल्स भी खाते हैं, उनको एज ए एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसमें कोएंजाइम Q10 है, फिर इसके अलावा ग्लूटाथायोन है, विटामिन E है, विटामिन C है। अगर हम लोग फ्रूट्स जो हैं वो इनफ़ क्वांटिटीज़ में ले लें या सैलड इनफ़ क्वांटिटीज़ में ले लें तो हमें ये विटामिन्स की ज़रूरत नहीं है, चूँकि उनमें सारे नेचुरली अक्रिंग होते हैं। फिर इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और ख़ास तौर पे कोशिश करें अगर टैप वाटर जो है उसको बॉयल करके यूज़ कर लें तो वो सबसे जो है अच्छा सोर्स है कि उसमें एक तो जर्म्स भी नहीं होते, दूसरा ये कि जो ज़मीन से पानी आ रहा होता है उसमें ज़मीन की लेयर से वो फ़िल्टर होकर आ रहा होता है एक्चुअली, और अगर हम उसको बॉयल कर लेंगे तो एक्स्ट्रा जो जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, हाँ उसके ख़िलाफ़ भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये सारा कुछ अगर हम करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं, तब जो है हम लोग एजिंग से बच सकते हैं। हमने एक्चुअली एजिंग को स्लो डाउन करना है। एजिंग तो अल्टीमेटली फेट है इंसान का, हाँ जी, उसको सिर्फ हम एज जो कहते हैं ग्रेसफुली, वो हम जो है उसका हम लोग जो है वो कुछ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जो झुर्रियाँ पड़नी हैं या जो है सैगिंग ऑफ स्किन हो जाती है वॉल्यूम लॉस की वजह से, वो हम उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। फिर एक हैक है जो कि बड़ा अच्छा है, जो योगा की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसको कहते हैं हेड स्टैंड, कि आपने उल्टा जो सर नीचे और टांगे ऊपर, ये दीवार के साथ शुरू करें तो इसके विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके चेहरे पे जो है खूबसूरती भी आती है, जो हम ग्लो कहते हैं वो ज़्यादा ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से, ज़्यादा ग्लो आने की वजह से, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ग्लो भी आएगी और आपका हेयर ग्रोथ जो है उस पर भी अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। और स्केच आप साथ साथ कैमरे में देख रहे हैं, अरे वाह, हमारे कैमरे में दिखाएं जी। ये अभी ताहिर का ताहिर आपको और कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आप बनाते रहें। ताहिर मुझे ये बताएं, वैसे मैं इस बात पे सबसे ज़्यादा हैरान हो रही हूँ कि आपके पास अभी ये पिक्चर अवेलेबल नहीं है और आप बना रहे हैं, कैसे आप सारी चीज़ें बारीकियाँ आपके माइंड में रह जाती हैं? जी, मैं साथ साथ आपको देख भी रहा हूँ। अच्छा, साथ साथ देख के आप उसको, अरे वाह ज़बरदस्त, ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा मुझे बताएं, आपने दीपिका पादुकोण का ही स्केच क्यों बनाया? शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस। अच्छा, तो आपने ये स्केच बना के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया? जी, मैंने पोस्ट किया। अरे वाह, तो मुझे बताएं आपका सोशल मीडिया हैंडल जो है वो किस नाम से है? जी, इंस्टाग्राम का मेरा पेज है ताहिर स्केच स्टूडियो। ताहिर स्केच स्टूडियो। तो आप इसको कमर्शियली भी करते हैं स्केचिंग को? जी, और कैसा रिस्पांस है? अच्छा है, इंस्टा की एड्स से अच्छा रिस्पांस आता है। तो अभी तक का आपका फेवरेट स्केच कौन सा है जो आपने बनाया है? ये वाला। अरे वाह, मुझे लगता है बहुत बड़े फैन है दीपिका पादुकोण के। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। और ये जो आगे आपने स्केचेस बनाए हुए, ये कौन कौन लोग हैं? ये एक मैं हूँ
और एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसका नाम याद नहीं। ओके, और वो उधर वाली? मधुबाला। मधुबाला, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग भाई। ज़बरदस्त। ताहिर, इन द एंड बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपकी आर्ट को आपको जानना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? और साथ साथ आप स्केच बना रहे हैं, कैमरा ही है आपका, कुछ देखकर बोलें और ज़्यादा बात करें, इतना अच्छा काम करते हैं। जी, जूनियर आर्टिस्ट के लिए मैं कहूँगा कि आप कर सकते हैं, ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड प्रैक्टिस डेली टू बी अ गुड आर्टिस्ट। लवली लवली। अच्छा जी, इन द एंड डॉक्टर शहबाज, आप भी कुछ कहना चाहें हमारे देखने वालों को टुवर्ड्स देयर स्किन, देयर हेयर, अपनी हेल्थ ओवरऑल, कुछ भी, एनीथिंग? जी बिस्मिल्लाह, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, तो उसके बारे में थोड़ी एक दो बातें करना चाहूँगा कि हम लोगों में जो है वो वाइटनिंग का क्रेज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। तो वाइटनिंग का क्रेज़ जो है वो एक्चुअली हमें हमारे सांवले कलर की वजह से है। हम लोग गोरों को देखते हैं कि हम लोग उनकी तरह के हो जाएं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे जो अप्रिशिएटेड कलर है, जो सबसे अच्छा समझा जाता है, वो हमारा गंदमी कलर ही है। इसके सबसे ज़्यादा लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके अलावा जो अगर हम वाइटनिंग की तरफ जाते हैं तो वाइटनिंग के अपने नुकसानात हैं। उनमें स्किन कैंसर्स की जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अलावा अगर आप नोट करें तो अगर आप किसी गोरे के पास खड़े होते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर फ्रैकल्स और थोड़े थोड़े से जो स्पॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप उस तरह का कलर चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको वैसी चेंजेस भी आएंगी। तो उसके लिए आपने किसी किस्म की जो है वो वाइटनिंग क्रीम्स या फार्मूला क्रीम्स को जो है वो अपनी रूटीन में इंक्लूड नहीं करना, बल्कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उससे कहें कि आपको फेयरनेस का जो है वो कोई चीज़ जो है वो बताए, ना कि वाइटनिंग का। ठीक हो गया। स्किन आपकी बेहतर हो सकती है, आप गोरे नहीं हो सकते हैं, और आपकी स्किन अच्छी होना गोरे होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी, किसी तरह के निशानात से साफ़ होगी, तो आप वैसे ही अच्छे लगेंगे। सो ये जो वाइटनिंग वाला अभी डॉक्टर शहबाज कह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहबाज, आपका भी बहुत शुक्रिया। ताहिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम साथ साथ आपका स्केच दिखाएंगे, हम अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जितना आप देख रहे हैं ये ताहिर ने अभी बैठे बैठे बनाया है और बहुत ज़बरदस्त है जी। इन्होंने इनकी जो भी काम है इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे आप देखें, उसको सपोर्ट करें। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।